नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। और आज जिक्र जंगल गए धधक, वन्य जीव रहे भटक। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। सूर्य की बढ़ती तपिश और बारिश ना होने के साथ ही कई अन्य कारणों से आग की घटनाओं में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश भर में रिकॉर्ड तोड़ यानी कि 54 जगहों पर जंगलों में आग लगी, जिसमें से 76 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जले। वहीं अब तक 146 लोगों के खिलाफ प्रदेश भर में जंगल जलाने के केस दर्ज किए गए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि वनाग्नि से अब तक प्रदेश भर में 650 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं और इस सीजन में अब तक 544 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। जंगलों में लगी आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है और इसके साथ ही जंगली जानवर भी आग से बचने के लिए रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। पर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया है कि सभी डिवीजनों और पार्कों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों को 24 घंटे फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। छुट्टियों में रोक लगा दी गई है और इसके साथ ही कंट्रोल बर्निंग सहित तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं व्यवस्थित की गई हैं। वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर अब राज्य में सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से जंगलों में आग लगी, विकराल हो गई। हालांकि सत्ता पक्ष का दावा है कि शासन प्रशासन वनाग्नि से निपटने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। जल्द ही इससे राहत मिलेगी। सवाल यही कि आखिर क्यों वन विभाग ने समय रहते तैयारियां पूरी नहीं की। सवाल ये भी बेहद महत्वपूर्ण कि अगर अप्रैल में यह हाल है तो मई जून में क्या हाल होगा। इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के जंगल इन दिनों आग की लपटों से धधक रहे हैं। बढ़ते तापमान की वजह से आग और भड़कती जा रही है। कई क्षेत्रों में ये आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, धधकते जंगलों की वजह से जंगलों में रहने वाले जंगली जानवर अब रिहायशी इलाकों में भी जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। राज्य में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम के लिए सीएम धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने इसकी रोकथाम के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। हालांकि वनाग्नि की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक प्रदेश भर में 650 हेक्टेयर जंगल जल गए हैं। वहीं सीजन में अब तक 544 घटनाएं दर्ज की जा चुकी है। वहीं अपर मुख्य वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि सभी डिवीजनों और पार्कों में हाई अलर्ट किया गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों को 24 घंटे फील्ड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। छुट्टियों पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। उसमें जो निर्देश हमें प्राप्त हुए थे, उसमें सबसे एक बात ये थी कि विभिन्न स्तरों पर जो है बैठकें कराई जाएं, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रभाग स्तर पर, तो उसकी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। अभी हमारे जो प्रभागीय वन अधिकारी हैं वो अलग अलग स्तर पे जो है जितने भी विभाग के लाइन डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी हैं उनके साथ उन्हें जागरूक करना, उनसे सहयोग लेने की बात कहना, कहीं भी वनाग्नि देखें उसमें डूज एंड डोंट्स क्या क्या रखें, क्या करें क्या ना करें, उनको सावधानियां बताना। इस तरह का एक मिशन मोड में जो है वो बैठकों का कार्यक्रम जो है शुरू कर दिया गया है और इसी के साथ साथ जो है व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। जी, ये लालकुआं क्षेत्र में स्लीपर फैक्ट्री है, जहाँ पर रात को भालू आने की सूचना प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर टीम को मूव करा दिए गए। टीम अभी भालू को मॉनिटर कर रही है और हमारी जो वेटनरी जो टीम है वो भी मूव कर गई है और जल्द यहाँ पहुँच जाएगी। और जब वह पहुँच जाती है तो फिर उसको रेस्क्यू करने का प्लान किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,443 किलोमीटर है, जिसमें 86% पहाड़ी है और 65 से 70% जंगल से ढका हुआ है। इसमें से 650 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ गए हैं। वहीं आग लगातार बढ़ते हुए अब कई स्थानों पर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। वहीं वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर सियासत गर्म आ गई है। विपक्ष का कहना है कि समय रहते सरकार ने तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से जंगलों में लगी आग विकराल हो रही है। हालांकि सत्ता पक्ष का दावा है कि शासन प्रशासन वनाग्नि से निपटने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर हमारी सरकार संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे वन मंत्री जी इसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और प्राकृतिक व्यवस्था है उत्तराखंड में
क्योंकि पिरोल जो है ये बड़ा ज्वलनशील होता है और इसके कई कारण होते हैं। जंगली जानवरों के कारण भी होते हैं, जो राहगीर जाने वाले होते हैं, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, इनके भी कारण होते हैं। लेकिन सरकार पूरी तरह सक्रियता से और मैं आपको कहूं कि पिछले साल से इस साल में काफ़ी कम प्रतिशत में अभी आग बढ़ रही है, लेकिन पूरी तरह हमारी सरकार के, हमारे कर्मचारी, वन विभाग के तमाम कर्मचारी और गांव की सहभागिता से हम उस पर कंट्रोल करने का कोशिश करें। आप पर्यटन पे देखिए गहरा असर पड़ रहा है। कल ही मैं कैची धाम गया तो रास्ते में जगह जगह ये जो जंगलों में आग है लगनी शुरू हो गई है। अभी अप्रैल भी समाप्त नहीं हुआ है तो भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। मई और जून के महीने में क्या हाल होगा। वैसे ही हिमपात क्योंकि इस बारी इतना कम हुआ है, जल स्रोत वैसे ही सूखे हुए हैं, तो इस बारी सूखा होने का बहुत भारी अंदेशा। और ये जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, जंगल में जो आग लग रही है, इससे बहुत बड़ा कष्ट लोगों को भी हो रहा है, प्रदूषण भी फैल रहा है और गर्मी में तापमान भी बढ़ रहा है। और जो हमारे जंगल है, जो हमारी संपदा है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। और सरकार सोई हुई है। टोल फ्री नंबर एक जारी करा गया है 1070 नंबर। ये मैंने 3 बारी आपके सामने अभी मिला है, स्विच ऑफ है। एक तरफ हमारी सरकार पर्यावरण बचाने की बात करती है, दूसरी तरफ जो उत्तराखंड है इसमें 71% जो है फॉरेस्ट कवर एरिया है। यहाँ तक कि सरकार को पहले ही चेतना चाहिए, गर्मियों का सीज़न आने से पहले ही जंगलों की आग की रोकथाम के लिए किस तरह के नए जो हम वैज्ञानिक ढंग से उस अग्नि को हम रोक सकते हैं, वो इक्विपमेंट पहले ही तैयार हो जानी चाहिए, कार्य योजना पहले तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार जो है अपनी चुनाव में मस्त रही है, लोकसभा चुनाव में मस्त रही है, उनको उस आग से कोई मतलब नहीं है। मैं तो स्वयं धामी जी की मैं बात करूं, मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, एक तरफ पूरा उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं, दूसरी तरफ धामी जी जो हैं वो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत में अपना चुनाव प्रचार के दौरे पे जा रहे हैं। कुल मिलाकर तापमान बढ़ने और बारिश ना होने से जंगलों में लगी आग बढ़ती जा रही है। ये आग लगातार बढ़ती है, जिससे अब तक 650 हेक्टेयर से अधिक जंगल राख हो गए हैं, जो कि चिंता की बात है। सवाल ये है कि गर्मी की शुरुआत में यदि ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा। आखिर क्यों वन विभाग ने समय रहते पूरी तैयारी नहीं की। आखिर कब धधकते जंगलों से उत्तराखंड वासियों को राहत मिलेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के चुनावी दंगल में आज इसी बात को लेकर चर्चा की, आखिर ये आग जिस तरीके से जंगल में धधक रही है, इसका जिम्मेदार किससे माना जाए, क्योंकि वनाग्नि विभाग लगातार अब जो कोशिशें हैं होती हुई नजर आ रही हैं। ये व्यवस्थाएं पहले क्यों नहीं की गई, आखिर क्यों ऐसी नौबत आ गई कि अब स्थिति पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो गई है। उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो बेहद देखा जाए अब एक तरीके से उस स्थिति को देखते हुए ये कहा जाए कि जंगलों को जिस तरीके से बचाने की एक कोशिश की जा रही थी, अब वो जंगल बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पर्यावरण को एक तरफ संरक्षित और सुरक्षित करने की कोशिश की जाती है और दूसरी तरफ ये जंगल आग में धधकते हुए नजर आ रहे हैं। इसका जिम्मेदार किसे माना जाए, क्योंकि वजहें जो हैं वो कई सारी निकलकर सामने आ रही हैं और अब तक 76 हेक्टेयर से ज़्यादा जो जंगल हैं वो जल चुके हैं। 146 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सवाल बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर 146 लोगों के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया, क्या वो अज्ञात लोगों के खिलाफ किया गया और अब तक क्या कार्रवाई हुई, और अगर इसमें कोई ठोस कार्रवाई होती तो ये आग हर साल, क्योंकि उत्तराखंड से ऐसी तस्वीर सामने आती है और अप्रैल के महीने में जब ये हाल है तो आने वाले मई और जून में क्या हाल होगा, क्योंकि सूरज की जो तपिश है वो और बढ़ने वाली है। गर्मी का सितम और बढ़ने वाला है और ऐसे में ये जंगलों की आग कितना और धधकेगी और साथ ही किस तरीके से इसके क्या कुछ उपाय वनाग्नि विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि इन जंगलों में आग जो है वो फिलहाल इतनी तेजी के साथ ना बढ़े, क्या कुछ रोकने के उपाय किए जा रहे हैं, इसी को लेकर विस्तार से देवभूमि के दंगल में चर्चा करेंगे। तो
तो खास मेहमान जुड़ चुके हैं अनूप पंत जी, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मंजू त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पीसी थपलियाल जी हैं यूकेडी के वरिष्ठ नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उदित घेलडियाल जी हैं समाजसेवी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का स्वागत। शुरुआत बीजेपी प्रवक्ता से कर लेते हैं, अनूप पंत जी से। अनूप पंत जी, सरकार की ये कैसी संवेदनशीलता है कि आज जो जंगलों में आग है वो घटने की बजाय बढ़ती चली जा रही है? अनूप पंत जी अनम्यूट कर लें। केवल संवेदनशीलता के विषय में पूछ रहे हैं या पूरा सवाल और भी है? जी जी बिल्कुल, ये आग क्यों लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कम होने की बजाय? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले ना सवाल एक तरफ से कोलेट कर लिया जाए, क्योंकि इस इश्यू पे, जैसा कि आपको पता है कि इस इश्यू पे हाईकोर्ट पे भी हम ही मूव कर रहे हैं, हम ही लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये बेटर रहेगा कि सबसे क्वेश्चंस ले लिए जाए ताकि मैं सबके आंसर दे सकूं। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन पहली प्रतिक्रिया आपकी बेहद महत्वपूर्ण है, जवाब हम आपसे लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया यह है कि ऐसा नहीं है, सवाल को पूछने का ढंग और सवाल पूछने का अधिकार सबको है, ढंग थोड़ा सा अलग होना चाहिए। कैसा ढंग पहले होना ही ये मान लिया चाहिए? जी, मैं आपको वही बताऊं, यही मान लिया जाए, पहले ही एक स्टेटमेंट दे दी जाए और उसके साथ में एक क्वेश्चन को अटैच कर दिया जाए कि सरकार तैयार नहीं थी। फॉरेस्ट फायर्स सरकार लगातार क्रिएट कर रही थी। अगर आप ऋषिकेश से ऊपर की तरफ अगर जाए तो फॉरेस्ट फायर्स के ऊपर काम हो रहा था पिछले 2 सालों से। जो लोग हैं गांव के अलग अलग जगहों के, उन लोगों के साथ में भी वार्तालाप चल रही थी, और इसी तरीके के कुछ लोग हैं, जिस तरह से अगर हम बात करें उमेद रावत हो गए, सुधीर सुंदरियाल हो गए, विश्वास नथानी हो गए, ये लोग जो है अभी भी फॉरेस्ट फायर्स के साथ में ये फॉरेस्ट फायर को फाइट कर रहे हैं। तो ये भी सरकार का हिस्सा नहीं, परंतु सरकार के साथ में और सरकार फॉरेस्ट वालों के साथ में कई जगहों पर ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और हल्के हल्के इस तरह की टीम्स जो है यूनाइट होने लगी थी। ये बिना किसी तैयारी के नहीं होता। बहरहाल कहने की बात ये भी है कि ये जो पूरी की पूरी तैयारियां सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप एक माचिस भी एक भूसे के झाड़ में झोंकेंगे तो वो बना ही चलेगा। तो उसके ऊपर कई सारी चीजें, जैसे कि बात हुई कि साइंटिफिक वे होना चाहिए, जी बिल्कुल होना चाहिए। और मैं ये कह दूं कि पूरी की पूरी तैयार थी तो मैं अपनी मिट्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तैयारी बहुत जरूरी है, और भी जरूरी है, और जंगल बचाना बहुत जरूरी है। जंगल को बचाने के लिए सरकार की क्या तैयारी है? अगर आप सरकार का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं तो सरकार की तैयारी क्या रही? क्योंकि अगर तैयारी को लेकर गंभीरता होती सरकार की तो मुझे लगता है ये आंकड़ों में इजाफा नहीं हुआ होता। और इंटरनल अगर तैयारियां चल रही हैं तो उसको लेकर क्या तैयारी है, ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे। मैं आपको यही बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया, पहले भी बताया है कि 2 साल पहले से ही सोशल सेगमेंट में भी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। प्लस अगर आप इस समय की फायर लाइंस को देखेंगे, जो फायर लाइन बनी है पूरे फॉरेस्ट में, इस समय सबसे ज्यादा फायर लाइंस बनी है। प्लस रेजिडेंशियल एरिया के आसपास जो जंगल में आग लगती थी, इस समय वो कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे फॉरेस्ट में फायर कम लगी है, पूरे फॉरेस्ट में फायर लगी है, इजाफा हुआ है। जैसा कि आंकड़े आपको बता ही रहे हैं, 75%, 2 घंटे पहले तक की रिपोर्ट थी 75% या अमूमन 75 हेक्टेयर्स के आसपास में ये आग जो थी वो फैल चुकी थी, परंतु दोनों में नैनीताल से आगे और हमारे गढ़वाल की तरफ में। और अभी मैं परसों के दौरे से मैं स्वयं भी आया हूँ, तो परसों के दौरे में भी ऋषिकेश के ठीक ऊपर से जो था कि आग लगनी शुरू हो जाती थी। अगर आप मुनि की रेती से ऊपर निकलना शुरू करते थे तो आग लगनी शुरू हो जाती, परंतु इस समय में वहां पर आग नहीं है क्योंकि उन जगहों पे ऑलरेडी काम करना शुरू किया जा चुका है। बात करें कि जैसे कि पाइन लीव्स की बात हो रही है, पाइन लीव्स का लगातार जमा होना। अब इन चीजों में क्या होता है कि कानून भी एक तरह से हमारे पक्ष में नहीं आता। जब हम बात कर रहे हैं, अभी इस समय हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट फायर से निपटने की, तो ये पहली बार हुआ है कि सरकार और पब्लिक एक साथ में इसको फाइट कर रही है, एक साथ में इसको फाइट कर रही है। और कहीं कहीं पे जैसे कि हम बात करें कि फॉरेस्ट में हम पाइन के जंगल के बीच में दूसरे पेड़ों को लगाने की बात करते थे, कोशिश करते थे कि ठीक है। अनूप जी, आपके पास वापसी करते हैं क्योंकि और भी मेहमानों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं और साथ ही उनके जो सवाल निकलकर सामने आएंगे उसका जवाब मुझे लगता है आप आसानी से दे सकेंगे। मंजू त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता। मंजू त्रिपाठी जी, विपक्ष का यह मानना है कि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की और उसी का खामियाजा आज इस तरीके से आग जो है जंगलों में धधक रही है, फैलती जा रही है। बिल्कुल सोनी जी, चौतरफा पहाड़ धधक रहे हैं
पर्यावरण के साथ जो ये छेड़खानी हुई है, आपने देखा किस तरह से कि इन्होंने विकास के नाम पर पूरे राज्य में, पूरे मैं कह रहा हूं शहर में विनाश कर दिया है। पहले लोग डेंगू से, आखिर उत्तराखंड वासियों को कब तक चलने का काम ये सरकार करेगी? पहले डेंगू से पूरे मंजू जी, अभी अनूप पंत जी की भी बात आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा पहले से कमी आई है। अगर रेजिडेंशियल एरिया का जिक्र किया उन्होंने कि उन एरिया का जिक्र किया कि वहां पर कमतरी देखने को मिल रही है। प्रमाण देख लीजिए आप किस तरह से, अभी अप्रैल का महीना खत्म नहीं और किस तरह से पहाड़ जल रहे हैं हर जगह। मतलब उत्तराखंड देवभूमि है, ऑक्सीजन देने का काम कर रही थी, ऑक्सीजन लेने का काम नहीं। लेकिन मैं देख रही हूँ इस सरकार में कितना त्याग और बलिदान इस राज्य की जनता को देना पड़ रहा है। इन्होंने अपने हित के लिए लोगों की जानें लेनी शुरू कर। डेंगू में आपने देखा कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। और अगर ये गंभीर होते, इनकी लापरवाही ना होती, तो इसका ये परिणाम नहीं होता। इस तरह से पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ी अगर ये नहीं करते तो इस तरह की गंभीर, और इस सरकार में तो हर जगह आग लगी हुई। आप देख रही हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, हर तरह लापरवाही लापरवाही। उधर मुख्यमंत्री जी लोकसभा की कैंपेनिंग में व्यस्त है, इधर शाम को आपने देखा, कल शाम को मतलब दिल दहल जाएगा कि किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ओम जी उल्स पलटन बाजार में, हृदय स्थल देहरादून के हृदय स्थल में किस तरह से पेट्रोल डाल के और आग लगा दी गई, तो ये आपने देखा। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। इससे पहले रिलायंस ज्वेलरी में किस तरह से महामहिम राष्ट्रपति के देहरादून में शहर में होते हुए भी इस तरह की करोड़ों की डकैती हो गई, लेकिन आज तक ये किसी को। बिल्कुल मंजू जी, इसके साथ साथ जो जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं प्रकृति, वो तमाम हरे भरे जंगल जो एक शुद्ध ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, और वो अब खतरे में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है और चिंता का विषय है। ज्वेलरी शोरूम में आग लगी वो एक अलग विषय है, लेकिन आज जंगल जो हैं वो आग से धधक रहे हैं। इसका जिम्मेदार किसे माना जाए? हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। पेशी थपलियाल जी हैं। पेशी थपलियाल जी, किसे जिम्मेदार माना जाए? फॉरेस्ट अधिकारी को, क्या सरकार को? क्योंकि जवाबदेही तो सरकार की है, लेकिन जिम्मेदारी भी हर किसी की बनती है उतनी ही। देखिए मंजू जी आते हैं, वापस आते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं पेशी थपलियाल जी की भी। हम देख रहे हैं कि लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जी, और जो इसको हम एक व्यवस्था फेल्यूर, सिस्टम फेल्यूर कहते हैं। यानी कि जब मुख्यमंत्री सब जिम्मेदारियां ले रहा हो राज्य में एकल, या पूरे देश का एकल आदमी सारी समस्याओं का, जो थकते नहीं है कि साहब सारी समस्याओं का हल उसके पास है, तो तब ये स्थितियां और बिगड़ेगी। अभी देश में आप रिकॉर्ड कर लो, अभी आप बच्चे हो, इससे दुगनी आग आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगी। अरे बढ़ती जाएगी आगे, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्थाएं हमारे को पास हैं, तो उससे हल नहीं है। अब तो बहुत दूर जा चुके हैं। कभी जंगल में जब हमारा अधिकारी नहीं है जनता का, तो उसका पीड़ा कहां से होगी उस जंगल के? जब गांव खाली होते जा रहे हैं, पलायन हो चुका है, तो उन जंगलों का रक्षक कौन है? उन जंगलों का रक्षक जिन जंगलों को टोटली, मतलब जब कभी हम एकदम घुसने नहीं दिया जाता उन जंगलों में, हमें आज जो व्यवस्था है, आप ये देखोगे कि हम बहुत बात बोल रहे हैं कि हमारे संविधान में एक व्यवस्था दी गई है पंचायती राज एक्ट। आप पंचायतों को अधिकार ही नहीं दे रहे। पंचायतों को तुमने बंडल बना के रखा हुआ है, और एक आदमी नाच रहा है ऊपर कि हल हो रहा है, हल हो रहा है। एक बहुत बड़ी चेन है, बहुत पहली नजर चल रही है उसकी, और वो पहली नजर जमीन में आते आते खत्म। एक 4 वर्कर नहीं मिलती। एक सिस्टम होता था, हम जब बचपन में थे, हमें बड़ी मुश्किल छोटी छोटी आगे जलाई जाती थी। कर्मचारी जो होते थे वन विभाग के, वो इतने, आज तो वन विभाग के कर्मचारियों का अकाल पड़ चुका है मैडम। तनख्वाहें नहीं है, जब सरकार ही उनसे चल रही हो, ये क्या बोलते हैं, उपनल कर्मचारियों से 10,000 15,000 से, तो कहां से वन विभाग में कर्मचारी होंगे?
पहले जब घास जैसे ही जब पत्ते जमा होते थे, टकाटक कर्मचारियां आग जलाया। हम छोटी छोटी आगों को देखते थे और छोटी छोटी आगे ही बड़ी आग को बचाने का सबसे बड़ा साधन है। आज वो छोटी आगे खत्म हो चुकी हैं। आज गांव तक जंगल आ चुके हैं मैडम, गांव तक जंगल आ चुके। इन्होंने मेरे अब मैं थैंक करता हूं कि अब जाके कुछ पेड़ इन्होंने हमें अलाउ किए काटने के लिए। सुबोध उनियाल जी जो वन मंत्री हैं, इन्होंने एक लिस्ट बनाई जिसमें बोला कि ये पेड़ तुम अब काट सकते हो, नहीं तो हम अपने खेत के पेड़ नहीं काट सकते थे। जो पेड़ हम लगाए हुए, तून का पेड़, खड़ी का पेड़, उन पेड़ों को हमारे को अवैध है। नहीं, हरे पेड़ों को काटना भी तो अपराध है। ये कहा जाता है कि भाई हरे पेड़ पौधों को बचाना है, फिर उसमें भी विपक्ष सवाल उठाएगा कि हरे पेड़ पौधों को काट दिया गया। अपने खेत के पेड़, अरे हम तो जंगलों की खेती कर सकते थे अगर सरकारें होती। आप जाइए चाइना में, जाइए विदेश में, वहां पे एक जंगल को काट, अगर जंगल की खेती होती तो मेरे खेत बंजर नहीं होते, आज हम भूख से नहीं मरते। मैं अपने पेड़ों में, अपने खेतों में पेड़ पैदा करता, बिल्कुल आप शीशम पैदा करता और उन पेड़ों को मैं बेचता और मैं अपनी दिनचर्या चलाता। ये तो हमें तो अजीब है, ये भगवान कौन है वो जो ये कानून बना दिया है कि हम अपने पेड़ों को छेड़ ही सकते। आप बोल रहे कि हरा भरा, आज जंगल आप देखिए कि जब कभी ये मसूरी का डांडा बिल्कुल खाली होता था, हम लोगों ने पूर्व सैनिकों की जो फौज बनी इको टास्क फोर्स, उस इको टास्क फोर्स ने पूरा मसूरी हरा भरा कर दिया। आज सबसे बड़ा संसाधन उत्तराखंड में मानव संसाधन अगर है तो पूर्व सैनिक हैं और वो खाली बैठे हुए हैं, बेचारे चौकीदारी कर रहे हैं। उनका चौकीदारी भी छीनकर वो उनको लड़कों को दे दिया इन्होंने। वो चलिए, आपके हिसाब से अगर इनको अपॉइंट कर लिया जाता है तो स्थिति इतनी दयनीय नहीं होगी। हमारे साथ उदित घेल्डियाल जी भी समाज से भी जुड़े हुए हैं। उदित जी, क्या वजह देख पा रहे हैं जिस तरीके से जंगल आग की जद में आते जा रहे हैं और ये आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जा रहा है? भौगोलिक स्थिति जो है, मुझे लगता है हर एक राजनीतिक दल को बखूबी पता है उत्तराखंड की। देखिए, सबसे पहले तो सरकारों की, एक सरकार नहीं, सरकारों की नीतियां जो हैं उसकी वजह से ये बहुत बड़ी एक परेशानी हुई है कि ग्रामीणों के, जैसे थपलियाल जी कह रहे थे, ग्रामीणों के बीच में और जंगल के बीच का जो समन्वय है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। उसका कारण यह है कि वन विभाग की उदासीनता जो आम जनमानस के प्रति है, पहाड़ के नीचे कहीं नहीं लग रही है। हरिद्वार में आग नहीं लग रही, उधम सिंह नगर में आग नहीं लग रही है, आग केवल पहाड़ पे लग रही है। आग सब जगह लगती है, आग ऑस्ट्रेलिया में भयंकर लगती है, आज अमेरिका में बहुत भयंकर लगती है, बिलियंस ऑफ डॉलर की वहां पर तबाही होती है। लेकिन ये हिमालय है और इस हिमालय के लिए सारा विश्व चिंतित है। ये वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहलाता है। इस जो उत्तराखंड का जो पहाड़ है, इससे 50 करोड़ लोगों का जीवन यापन हो रहा है। 50 करोड़, यहां से लेके कलकत्ता तक, चाहे वो हिल्सा मछली खा रहे हो, चाहे वो बिहार में हो खेती कर रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे हरिद्वार हो। तो प्राथमिकता क्या होनी चाहिए सरकारों की, यह आज तक कभी तय नहीं हुआ। ऊपर से वन विभाग की उदासीनता। देखिए, इस जंगल से क्या क्या नुकसान हो रहा है। आपका कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, आपका हीट बढ़ रही है, हिमालय पिघलेगा जल्दी से, बर्फ ग्लेशियर्स पिघलेंगे जल्दी से। जो हमारे पास जो जातियां हैं, हमारे पास पशुओं की, हमारे पास जानवरों की, हमारे पास कीटों की जो अलग अलग है, मधुमक्खियां हैं, वो सब खत्म हो रही हैं। बिल्कुल, कहां पर प्राथमिकता, वन्य जीवों की जिंदगी अब खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। उदित जी, गांव वाले परेशान है, वो भाग रहे हैं वहां से। प्राथमिकता सरकार की ये होनी चाहिए कि हम सब सोच रहे हैं कि क्या करा जाए क्या नहीं। आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखना है वो लोग कैसे आग को बुझा रहे हैं। उनके पास जहाज हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, वो लगातार कर रहे हैं। क्या इस हिमालय को बचाने के लिए हम 1000 करोड़ का कॉर्पोरेट फंड नहीं तैयार कर सकते भारत सरकार से कह के? यही प्राथमिकता होनी चाहिए थी हर सरकारों की। मैं एक सरकार को नहीं दोष दे रहा हूं, जब से उत्तराखंड बना तब से लेके आज तक। दूसरा, हमारे पास, जैसे थपलियाल जी ने कहा कि
हजारों की तादाद में हमारे पास एक्स फौजी हैं। हमें विलेज स्तर पे टास्क फोर्स बनानी चाहिए, उनको कुछ मानदेय देना चाहिए। बिल्कुल, उनको मिल रहा है पेंशन, लेकिन मानदेय देना चाहिए जोड़ने के लिए। महिलाओं के लिए देखिए, वो जंगल में नहीं जा सकती, आप लकड़ी नहीं काट सकते, हजारों पेड़ पड़े हुए हैं जंगल में, वैसे ही सूख रहे हैं, सड़ रहे हैं, उनको गांव वालों को दे ताकि वो उनके साथ में फिर उनको लगे कि ये जंगल मेरा है, मेरी प्राथमिकता बने। तो मेरा कहना यह है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार है, सरकार को इसमें नीति बनानी पड़ेगी बहुत ठोस और बहुत जल्द, और उसमें भारत सरकार को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये हिमालय का मामला है। बिल्कुल, पहाड़ और उत्तराखंड देवभूमि कहते हैं कि एक प्राकृतिक संपदा और धरोहर के रूप में इसे कैसे संजोए, इसको लेकर सरकार क्या कुछ प्लान तैयार करती है। हालांकि अनूप पंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप पंत जी, बखूबी आपने सुना कि सरकार की प्राथमिकता क्या है, किस प्राथमिकता के आधार पर अब आगे रणनीति तैयार होगी और इन जंगलों को बचाए जाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको सबसे पहले तो मैं सवालों से शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मंजू जी का ऐसा कोई सवाल नहीं था, उन्होंने तो कई आरोप लगाया, परंतु मैं बात करता हूँ पीसी थबियाल जी ने जैसे बोला जंगल का अधिकार, मैं बिल्कुल इस बात से कोई इसमें इसके अलग जाके मैं कोई बात नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही बात। जंगल का अधिकार जब तक लोगों के पास में नहीं आएगा, और देखिए इसमें ना ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको प्रिवेंट नहीं कराना चाहिए, उसकी रिपेयर, उसको क्योर करना आवश्यक। आज ये मुद्दा वही, इस मुद्दे में जंगल के अधिकार की बात जो हम कर रहे हैं वो होना आवश्यक है। और वो कैसे होगा? देखिए, अंग्रेजों के समय से लेकर अभी तक का जितना भी जंगल का कानून बना है ना, उसमें हम लोगों के अधिकार उतने ज्यादा दिए भी नहीं गए। कुछ शायद अंग्रेजों के जमाने में हमको ज्यादा अधिकार थे। जब मैं वन अधिनियम में बदलाव की मांग तो उठ रही है, लगातार विपक्ष भी मुझे लगता है इस मुद्दे को उठा रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस बात को अपनी स्पष्ट कर दूं, मैंने इसीलिए बोला था कि सबका सवाल ले लेता हूं, उसके बाद मैं ये बता पाऊंगा कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, सरकार कई एरियाज में काम करती है। सरकार काम करती है डायरेक्ट फाइट, दैट इज जो भी इशू हो रहा है उसके साथ में डायरेक्ट भिड़ती है, उसके खिलाफ पॉलिसी बनाती है, सारी चीजें करती है, कानून बदलने की व्यवस्था भी करती है, परंतु सारे कानून ऐसे नहीं बदलेगा। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो अभी तक इस पूरे मैटर पे, अगर जंगली जानवर वाला जो एक मैटर है, उसी में जो 12 सूत्रीय मांग है, क्योंकि उस केस में मैं भी था और उदित जी जो है यहाँ पे, उदित गिलदियाल जी, वो भी हमारे एक बहुत बड़े इसमें सपोर्टर है इस पूरे सिस्टम को बनाने की मदद कर। ठीक है, तो सामाजिक रूप में भी सरकार काम करती है, सामाजिक रूप में भी उस चीज को। और इसमें मैं बोलूं कि ऐसा नहीं है कि पीसी थबियाल जी उसका हिस्सा नहीं रहे। पीसी थबियाल जी भी उन पर्टिकुलर मीटिंग्स का हिस्सा रहे हैं, और उसको किस तरीके से फ्रेम किया जाना चाहिए उसका सामाजिक रूप में उसका गठजोड़ करने की बात। क्योंकि मैं सरकार की तरफ से आ रहा हूँ, मतलब मेरी पार्टी जो है आज की डेट में सरकार बनाए हुए है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि उन सारे कामों के ऊपर सरकार अपने तरफ से जो फर्स्ट फोर्स है, जिसमें कि सरकार अपनी पॉलिसीज के तहत काम करना चाहती है, उस पे सीएम साहब ने ऑलरेडी मीटिंग्स शुरू करी हैं। पहले भी, इससे पहले मीटिंग्स हो रही थी, और फॉरेस्ट फायर भी बनाई गई थी। जैसे जिसका असर हम ये देख रहे हैं कि अब ऊपर की तरफ में जहाँ पे लोग नहीं है, जहाँ पे लोग हैं वहां पे वो ऑलरेडी उसको अब उसके साथ में मिल के लोगों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उसको बुझाने की प्रयास कर रहे हैं, जो ये आप क्लिपिंग चला रहे हैं इस तरह। ठीक है अनूप जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं और समझ भी रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अनूप जी इसके साथ साथ पहले तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि भाई हम आग बुझाने के लिए वो संसाधन जुटाने का तो काम करना एक प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की, लेकिन आग ना लगे इसको लेकर क्या कुछ रणनीति है? ये आग कैसे साल दर साल लगती जा रही है, जंगल इसकी चपेट में आते जा रहे हैं? मैम जितना हमारे क्षेत्र में, मेरे वाले क्षेत्र में भी अगर बात करें, जो जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, चौबट्टा खाल के क्षेत्र से मैं आता हूँ, वहां पे भी जो फॉरेस्ट का जो ग्रोथ है, जो मिक्स फॉरेस्ट्री की, वो डिक्रीज होने के बाद में वहां पे चीड़ का जंगल अब समय पे ज्यादा है। तो जब चीड़ का जंगल जहाँ पे भी हमारे ज्यादा है, हमने ये नोटिस किया है कि वहीं पर सबसे ज्यादा आग लगी, जो सबसे ज्यादा आग लगी। बांज का जहाँ पे फॉरेस्ट में, वहां पे आग जो है वो कम लगी थी। तो हम लोग अब क्या करते हैं, जो हमारी टीम्स है, जो युवा टीम वो क्या कर रही है, वो नीचे की लाइन जो है अब हल्के हल्के फॉरेस्ट की चेंज करना उन्होंने शुरू किया है। अब इसमें समस्याएं ये आती हैं कि एक समय लेता है, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल लेगा, उसके बाद पता चलेगा कितने पेड़ मरे, कितने पेड़ जीवित है, क्योंकि इन टोटल टीम्स काम कर रही है। अब ये इन फॉरेस्ट में ये प्लांटेशन है, इसके पेड़ कहाँ से आ रहे हैं? हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है ना, सरकार उसको प्रोवाइड करा रही है। इन सारी टीम्स को सरकार वो पैसा प्रोवाइड कराती है, मुहैया कराती है। मोटिवेशन इज अ फैक्टर। कई जगहों पे वो अपना सरकार कई एनजीओ के माध्यम से
प्लांटेशन भी करवाती है, लेकिन अगर मैं सिर्फ युवा दलों की बात करूं, हमारे युवा दलों में केवल वो मोटिवेशन फैक्टर कि अपना जंगल है, अपनी मिट्टी है, अपनी भूमि है, बचाना है, सिर्फ इस फैक्टर पे जो लोअर लाइन है वो तैयार हो गई है। और ठीक है अनूप जी, अभी जैसे कि आग लगी 76 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल अब तक जल चुके हैं। ठीक है अनूप जी, एक मिनट सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दीजिएगा। 76 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल अब तक जल चुके हैं, और ये जंगलों में आग लगती कहां से है, कैसे? क्योंकि ग्रामीण, अगर देखा जाए, अभी थपलियाल जी ने इस बात का जिक्र किया था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों का और जंगल का जो फासला है वो बहुत कम बचा है, तो इसको लेकर क्या कोई ऐसी रणनीति तैयार की जाएगी? वन विभाग को ये जिम्मेदारी दी जाएगी? क्योंकि पहले तो जिम्मेदारी तय करनी होगी। क्या वन विभाग के अधिकारी इतने जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं क्या? और कर रहे हैं तो फिर ऐसी स्थितियां क्यों बनती हुई नजर आ रही हैं? मुझे ये लगता है कि जो ये जैसे उदित जी ने बात करी थी कि उदासीनता तो है, डिपार्टमेंट की उदासीनता है, लेकिन उस उदासीनता के लिए अब लोग जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। पहले जिम्मेदारी ठहराई नहीं जाती थी, वो अपना रिजल्ट देते थे, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा देते थे कि भाई इतनी आग लगी थी और हमारे लोगों ने इतना काम किया। अब वो नहीं चल। अब जो है इनके ऊपर आप देखिए कि किस तरीके से जो रिपोर्ट्स भी आई हैं। अगर आपने अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ी होगी तो उसमें ये भी था कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उनको भी वो भी झुलसे हैं। तो इसका मतलब अब जो स्थितियों में ज्यादा बदलाव नहीं आया। अनूप जी ठीक है, हम कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं मंजू त्रिपाठी जी का। मंजू त्रिपाठी जी, अभी चूंकि आप विपक्ष में हैं, विपक्ष में होने के नाते ये आरोप सीधा सीधा सरकार पे मर दिया गया विपक्ष के द्वारा कि सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। अनूप जी, समय थोड़ा ज्यादा हो गया आपका। नहीं, आप आरोप नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि दो चीजें आपने बोली है कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे। दमदेवल की रेंज में जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स इस टाइम पे लगे हुए हैं ना, उसको आप नजरअंदाज। ये आरोप मेरा नहीं है अनूप जी। अनूप जी, पहली बात तो मैं सवाल पूछने के लिए हूं, यहाँ पे आरोप लगाने के लिए नहीं। विपक्ष के आरोपों को लेकर मैं सत्ता पक्ष से सवाल पूछती हूँ। अनूप जी ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 76 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल अब तक जल चुके हैं, जो कि अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर इन पहाड़ के जंगलों को लेकर सरकार की क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जो सरकारी सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल्योर है, और उसी का खामियाजा ये है कि इस तरीके से जंगल जो हैं, आग जंगलों में धधकती जा रही है और बढ़ती जा रही है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं मंजू त्रिपाठी जी का। मंजू जी, क्योंकि चाहे कांग्रेस की सत्ता रही हो और चाहे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अभी मौजूदा वक्त में सत्ता है, तो इसलिए विपक्ष में होने के नाते आप आरोप लगा रही हैं, लेकिन ये हालात पहले से ही ऐसे ही थे। देखिए सोनी जी, तब विपक्ष संजीदा था, गंभीर विषय है, गंभीर विषय। अगर हमारे जंगलों को नुकसान हो रहा है तो जिस तरह से मैंने बताया ना आपको कि डेंगू से नुकसान हुआ, तो उसने पार्टी नहीं, ये आपदाएं जो आ रही हैं वो पार्टी नहीं देख रही है, भाजपा नहीं देख रही, कांग्रेस यूकेडी नहीं देख रही है, ये नुकसान हम सबको हो रहा है। तो इसीलिए बार बार पर सरकार को सचेत किया जाता है कि भाई आप ऐसी ऐसी नीतियां ना बनाएं कि जिससे जनता को, जब इनको सुझाव दिया जाता है तो कहते हैं विपक्ष ये नहीं चाहता, विपक्ष वो नहीं चाहता। अभी अनूप भाई ने कहा कि पेड़ महंगे महंगे पेड़ होते लगे। अरे भाई, जब पेड़ों में ही घोटाला हो जाता है, आपको पता है सेब के पूरे अपने रिश्तेदारों को जब पेड़ बांट दिए गए और जनता के साथ छल किया गया, तब भी हमने ये मुद्दा उठाया था। वन विभाग को जो पौधे दिए जाएंगे वो भी मंत्री लोग, उनके खिलाफ जब आप कोई कार्रवाई ही नहीं करेंगे, उन सबके परिणाम ये है। और जैसे कि थपलियाल जी ने बहुत ही सही बात कही कि ग्रामीणों और वन के बीच में जो इमोशनल अटैचमेंट है, दैट इज वेरी मच ट्रू। जहां पर इमोशंस खत्म हो गए, जहां पे आपने रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, बच्चों के साथ भी माँ बाप का जो दिल का तार होता है वो जब जुड़ा रहता है, तभी बच्चे भी माँ बाप से अटैच रहते हैं और माँ बाप भी बच्चों से अटैच रहते हैं। तो ये जो इमोशनल तार है, इसको जोड़ के रखना बहुत जरूरी है। और उसका आप देखिए, फिर कहेंगे कि अनूप भाई के विपक्ष आरोप में अस्थायी नौकरियां नहीं है। आपने अभी थपलियाल जी ने बहुत सही बात कही कि उपनल के भरोसे अगर सरकारें चलेंगी तो क्या होगा। पहले क्या है, इको टास्क फोर्स जो है, हमारे टीए बटालियन जो आर्मी की, इन सबको ऐसे
टारगेट दिए जाते हैं, काम दिया जाता है। आपने अग्निवीर जैसी योजना लाके आउटसोर्सिंग फौज में जब आपने सेना को ही नहीं छोड़ा, उनको लाके आप उनको कुछ पूंजीपतियों उद्योगपतियों के यहाँ आप चौकीदारी की नौकरी देंगे 4 साल में, उसका यही परिणाम। अभी तो शुरुआत है मैडम, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर देखना तो बाकी है। इनकी जो नीतियां हैं उसका विनाश जो है अभी बाकी है। ये मौके मौके पर प्रकृति हमें शिक्षा देती है कि अभी भी भाई सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। इस बात के जवाब लेते हैं अनूप जी से, इसके बाद पेशी थपलियाल जी का रुख करेंगे और उदित जी का। मंजू जी की बात आप बखूबी सुन पा रहे हैं अनूप जी? अरे मैम बिल्कुल सही बात है। मैं अब जल्दी ना ये 4-5 पॉइंट आपको बता देता हूँ, परंतु मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ कि जब जंगली जानवर की एक लड़ाई थी ना, उसके चक्कर में जब हम पूरे समाज के लोग इसमें, बल्कि क्योंकि फॉरेस्ट फायर का भी मेंशन था, उसको भी बचाने के लिए हम लोग जब सब लोगों के पास गए थे, सारे विधायकों के दरवाजे खटखटाए थे। आपको पता है उस टाइम पे इलेक्शंस की तैयारी कर ली थी और हरीश रावत जी के यहाँ जाने पर क्या बोला गया, अरे अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, अभी इस बात को मत छेड़ो। और मैं ये अकेला नहीं हूँ उसमें सुधीर सुंदरियाल थे उस टाइम पे, अजय बहुगुणा थे उसमें बल्कि कांग्रेस के आपके वो थे कविंद्र रिश्तवाल थे उस पर वो जो पूरा का पूरा अभी भी तो आग लग गई मुख्यमंत्री इलेक्शन में भी जो मत बात करिए बीपी ताई बिसारी आगे से सुन ले। अगर उनमें कमी आती तो आप क्या कर रहे हैं? रातों रात धू करके पलटन मैदान चल रहा है, पुलिस महकमा कहाँ है? मंजू जी सुन लीजिए, आपके घर में नहीं आप गड़ा मुर्दा उखाड़ने मत उखाड़िए। अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं वो बताइए, प्रेजेंट की बात करिए। नहीं ये मोदी जी चिल्ला चलिए मंजू जी बताने दीजिए कि विपक्ष कितना गंभीर है ऐसे मुद्दों को लेकर। गंभीरता, अगर सत्ता पक्ष की गंभीरता को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो विपक्ष कितना गंभीर है उसको लेकर बताने दीजिए। अनूप जी की बात पूरी हो जाए। बताने तो दीजिए। ठीक है मैडम, इन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया था अभी तक, परंतु मैं फिर भी बता लेता हूँ क्योंकि आपने सवाल उठाया था कि ठीक है थोड़ा सा जल्दी। पिछले 2 सालों में पानी की कमी फॉरेस्ट में होती थी। चाल खाल बनाने की योजनाएं जो है वो पूरी तरह से शुरू हो गई थी और यहाँ तक कि अमृत काल में जो अमृत तालाब बनाए गए हैं उसको हम क्या नहीं गिनेंगे, उसको हम ये मानेंगे कि अभी जो इसकी डिबेट की शुरुआत थी कि अभी एकदम से हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं। नहीं, हम बहुत पहले से काम करना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद फॉरेस्ट लाइंस लगातार बनाई जा रही हैं। पीपल एंड गवर्नमेंट फ्रंट जो है ऑलरेडी तैयार हो चुका है और उसी के तहत जो है जो शहर है, गांव के आसपास के जितने भी एरियाज हैं उसमें जो है कमी आई है आग लगाने में। और सेब के पेड़ों से आग बचाने के लिए सेब के पेड़ नहीं लगाए गए, तो बांस के पेड़ हम लोगों ने जो है वो लगाए, उसकी बात कर रहे हैं। और वो डायरेक्टली गाँव की तरफ में आ रहे। सेब के पेड़ कौन लगाता है आग बचाने के लिए? लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए ये मुद्दा इतना गंभीर है कि जो बात कर रहे हैं वन संपत्ति का करोड़ों का नुकसान। अनूप जी आप समझ सकते हैं कि वाकई संवेदनशीलता को समझते हुए शायद के न्यूज ने इस डिबेट को रखा हुआ है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि राजनीतिक पार्टियों को तो मुद्दा मिलना चाहिए राजनीति करने के लिए। पेशी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है, आगे की योजनाओं का जिक्र करिएगा अनूप जी, सुनेंगे बाद में। पेशी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। पेशी थपलियाल जी, अभी जिस तरीके से करीब 650 हेक्टेयर है जो जंगल जिस तरीके से आग के जद में आते जा रहे हैं, अब वो तमाम वन्य जीव अब उनकी भी यहाँ पर देखा जाए जिंदगी और मौत से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। आम जनता जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ की जनता भी अब इस डर में सोएगी कि कब कोई जंगली जानवर अटैक कर दे। जी, जंगली जानवर हमारे प्लान का सबसे बड़ा कारण बनते जा रहा है। उत्तराखंड में जो बचे हुए लोग वहां पे रह रहे हैं वो आज वो नहीं मांग, अब शिक्षा स्वास्थ्य तो भूल गए कि भैया शिक्षा स्वास्थ्य तो इन सरकारों के बूते से बाहर है। लेकिन जंगली जानवर जो उनके लिए आफत, अपनी जान उनके जो है बचाने का, वो सबसे बड़ा संकट उनके आगे आ गया है। और ये संकट निश्चित रूप से हमको, पूरे उत्तराखंड को जो राजनीति है वो हमें विनाश की ओर ढकेल रही है। जबकि हमारा ये इरादा रहता है कि भाई हम चुनते हैं प्रतिनिधियों को और प्रतिनिधियों का अपना एक ऐसा विजन हो जो हमारी समस्याओं का हल निकाल सके। लेकिन वो हल उनके पास नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में मेरे को हाल में ही देखो, मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी नेता आज दिन तक 73rd अमेंडमेंट को पढ़ने की उसको फुर्सत ही नहीं है। जब संविधान कहता है कि पंचायती राज एक्ट लाओ, पंचायतों को अधिकार दो। देखो कौन फेस कर रहा है आज समस्याओं को, पंचायतें फेस कर रही हैं, ग्रामीण लोग फेस कर रहे हैं, ग्रामीण लोग आग को फेस कर रहे हैं, जंगली जानवरों को फेस कर रहे हैं। और जितनी प्रॉब्लम है
इसका आते हैं फल जिस बात का उन्हीं जवाब के देंगे हाथों आपसे। में दो ना। सतपाल महाराज जी ने एक बड़ी टीम 1 साल पहले पंचायती राज एक्ट का अध्ययन करने के लिए केरला भेजी, जिस केरला सरकार को एक गलियाते हुए खत्म नहीं होते गाली देने की राजनीति शुरू कर दी इन्होंने। और वो दुखद है, वो नहीं देखते कि मतलब किस तरह से हम लोगों का घाव में मरहम करें, ये नहीं सीखते। तो पंचायती की बड़ी भारी टीम मैडम वहां गई केरला, उसमें माननीय पांगटी जी भी गए थे। उन्होंने बड़ी अपनी पूरी मेहनत के साथ उन लोगों को बोला कि देखो पंचायती राज एक्ट कितना महत्वपूर्ण है कि पंचायतों के पास जब सारे अधिकार होंगे तो अपने जंगल बचाने का भी अधिकार उनके पास आता है। जो फॉरेस्ट, जो नदी है, उसके जो रेत बजरी है, वो उसके युवा जो आज बेरोजगार बैठा हुआ है गांव में, वो उसका वो कर। लेकिन इनको चाहिए आज पूरा का पूरा जो विधायक हैं हमारे, चाहे कांग्रेसी विधायक हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, वो माफिया बन चुके हैं खनन के, खुलेआम अरबपति बने हुए हैं उत्तराखंड के विधायक। मालनी नदी नोकी केरला अपने कोटद्वार की, और पुल गिरने लगे। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि अधिकारियों को और पैनी नजर ये सब खत्म है, व्यवस्था सही है। सत्ता पक्ष से सवाल पूछने के साथ साथ थपलियाल जी, विपक्ष की संजीदगी और गंभीरता भी नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष, कांग्रेस भी सत्ता में रही, लेकिन कितनी गंभीरता रही, लेकिन ये गंभीरता सिर्फ ऑन स्क्रीन नजर आती है। उदित जी हैं, थपलियाल जी आपका रुख करेंगे, उदित जी से भी जान लेते हैं, क्योंकि वो तमाम सवाल सामने आ रहे हैं। सिस्टम का फेल्योर लगातार ये कहा जा रहा है, जैसा कि पंचायती राज एक्ट का जिक्र किया भी पेशी थपलियाल जी ने, आपने सुना। और जंगल जिस तरीके से आग की जद में जा रहे हैं, वो तमाम वन्यजीव की जिंदगी भी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। उनकी जिंदगी खतरे में साथ साथ होने के साथ साथ जो रिहायशी इलाकों में लोग रह रहे हैं, उनकी भी जिंदगी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। एक होता है अगर ऐसी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हुई है तो उसको लेकर निर्देशित कर दिया गया, या तमाम वो चीजें की जा रही हैं और निर्देशित किया जा रहा है, आखिर ये नौबत ना आए, इसको लेकर पहले से क्यों नहीं इसे प्राथमिकता में रखा गया? उदित जी, यही दुखद है कि 24 साल में ये प्राथमिकता किसी भी सरकार ने नहीं रखी। यहाँ तक कि वन विभाग ने कभी भी कोई ऐसा प्रपोजल नहीं दिया। मेरा मानना यह है कि देखिए, 2 व्यवस्थाएं पैरेलल तैयार करनी पड़ेंगी और तत्काल। एक तो जो सब कह रहे हैं, चाहे पंजी कह रहे हैं चाहे थपलियाल जी कह रहे हैं, कि भागीदारी, ग्रामीणों की भागीदारी जब तक वन विभाग के साथ नहीं होगी तब तक वन उनके लिए एक दुश्मन रहेगा। बिल्कुल। वो आज भी पहाड़ी में हमारे यहाँ गढ़वाली में कहते हैं कि वो जब उनसे कहोगे यार कितने सुंदर है, कहते फूका इन्हें, तो मतलब फूको इनको, क्या फायदा इनका, हमारे लिए किसी काम के नहीं है, हम जानवर नहीं चरा सकते, हमें जंगल से लकड़ी नहीं मिल सकती, हमें कुछ भी, हमें उसका सहयोग नहीं है। तो वन जानवर अलग आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। देखिए, कई सारी समस्याएं, तो 2 मेजर समस्याएं जिसका मैं मानता हूं कि तत्काल उसका शुरुआत होनी चाहिए। एक तो जैसे ही आग लगे तो आपको मॉडर्न इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए, और ये पहाड़ के जंगल हैं, ये कोई मैदान के जंगल नहीं है कि जाके फायर ब्रिगेड से बुझा दिए। इसके लिए आपको हेलीकॉप्टर और जहाज चाहिए। वो कोई दिक्कत नहीं है, भारत सरकार से आप 1500 2000 करोड़ भी मांगेंगे तो भारत सरकार देगी आपको इनके लिए। और आपके पास बड़ी बड़ी झीलें हैं, इधर टेरी की झील है, सब जगह झीलें हैं, आप उन झीलों से पानी उठा सकते हैं और डायरेक्टली स्प्रे कर सकते हैं। एक दूसरी व्यवस्था है कि जो इक्विपमेंट से आप दें, फायर के बहुत सारे इक्विपमेंट इजाद हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रोज लग रही है, अमेरिका में लग रही है, तो वो लोग कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं। हमें इसमें ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि इसको ट्रेडिशनल तरीके से करें, जो मॉडर्न तरीका है उसको इस्तेमाल करें। दूसरा, जो थपलियाल जी ने कहा, फोर्स चाहिए आपको, वर्क फोर्स। उस वर्क फोर्स के लिए आपके पास बहुत बढ़िया ट्रेंड फौजी हैं, डेडिकेटेड फौजी हैं, आप उनको उसके स्ट्रीमलाइन में जोड़ें, मेन स्ट्रीमलाइन में लाएं उनको। और तीसरा है जो पंत जी कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे गांव वालों के साथ में उनका एक समिति बना करके, ये लेकिन लंबा टास्क है। बिल्कुल, अभी बहुत यात्रा शुरू होने वाली है, अगले महीने से यात्रा शुरू होने वाली है। दुनिया भर के लोग उत्तराखंड आते हैं, चारों तरफ जंगल जल रहे हैं और सब देख के हैरान रहते हैं कि हिमालय जल रहा है। उनके लिए तो ये हिमालय जल रहा है, हमारे लिए भी हिमालय जल रहा है। तो प्राथमिकता उसको बुझाने की होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है 2021 में
तीरथ सिंह रावत सीएम थे, जंगल की आग लगी थी, तो अचानक से हमने 2 बड़े मी-17 हेलीकॉप्टर देखे, जो कि टेहरी में और एक नैनीताल की तरफ करा। उसने काफी कुछ कंट्रोल करा। हम ये कह रहे हैं, ये पहले से क्यों नहीं तैयार रह सकती? ये चीजें, जब हिमालय इतना इंपॉर्टेंट है, 50 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं, उस पानी से, उस हिमालय के पानी से जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन का टैंक माना जा रहा है, तो क्या 1000-2000 करोड़ बहुत ज्यादा है क्या भारत सरकार के लिए? तो ये प्राथमिकता उत्तराखंड सरकार की होनी चाहिए हरदम। बिल्कुल। अनूप जी, बेहद महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आई हैं। उदित जी ने जिस बजट का जिक्र किया है, और पीसी थपलियाल जी का आपने सुना, उन्होंने पंचायती राज एक्ट का भी जिक्र किया है। और इसके साथ साथ एक सवाल और कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, जो कानून बनाया गया वन संरक्षण को लेकर, 146 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये नामजद हैं या अज्ञात हैं? क्या सख्ती से कानूनी कार्रवाई हुई इन लोगों के खिलाफ? और अगर हुई तो फिर इस तरीके का बार बार उल्लंघन क्यों होता हुआ नजर आ रहा है? मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक बात से यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देखिए, वन पंचायत की बात है, वो जो पंचायती राज में, उसमें एक वन पंचायत भी है। जैसे मेरे गांव में है वन पंचायत, वन पंचायत है, उसके पूरे पेड़ों पे अधिकार मेरा है। परंतु इससे ये बात खत्म नहीं हो जाती कि जो जंगल वन पंचायत के अंदर नहीं आता है उसका अधिकार नहीं है। उसके ऊपर काम हो रहा है, ये एडवांसमेंट है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि फॉरेस्ट लाइन बन रही है, पीपल एंड गवर्नमेंट का जो फ्रंट है वो बन रहा है, जो उदित भाई बोल रहे हैं और जो अभियाल जी बोल रहे हैं ना, जो जो चीजें होनी चाहिए, ये एडवांसमेंट है और उसी जगह जाके आएगी। लेकिन और ज्यादा तेजी से काम होने वाली बात है। इंस्टेंट सॉल्यूशन क्या है? मैम एक मिनट मैं उसको पूरा कर दूं, मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं तो फिर बात नहीं रहेगी। जैसे उदित जी ने बताया था कि तीरथ सिंह जी की जब सरकार थी तो उस टाइम पे 2 हेलीकॉप्टर्स आए थे और उन्होंने ये कहा था, वो भी तो भाजपा सरकार थी। और अब क्या है कि हल्के हल्के ये एक बार एक चीज का ट्रायल हुआ है, और अब मुझे लगता है कि क्योंकि ये जिस तरह से सामाजिक परिवेश में ये सरकार काम कर रही है, तो इस तरह का फोर्स ये अपने ऊपर ही क्रिएट कर रही है कि जल्दी से जल्दी न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज के ऊपर ये काम करेगी। जब बात उसके बाद करते हैं कि कुछ कानून जो है जो हम लोगों को अधिकार नहीं देते हैं, तो सरकार का, जैसे मैंने बताया था, 3 दायरे हैं। ये वाली सरकार जो है, ये पार्टी जो है 3 दायरों में काम कर रही है। तो अपने आप सरकार के उसमें भी शासन, प्रशासन और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में, क्योंकि उस कोर्ट में इस पर्टिकुलर प्रक्रिया में मैं ही हूँ PIL करता हूँ। अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें से 12 सूत्रीय मांगों में से एक मांग जो है स्पष्ट करके फॉरेस्ट फायर्स के ऊपर में है। मैं बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने इससे पहले क्या किया था, क्योंकि मुद्दा बहुत अहम है, इसलिए मैं आरोप प्रत्यारोपों में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले की सरकारों ने केवल उस फॉरेस्ट फायर में रोटियां सेकी और कुछ नहीं किया, कोई भी काम उसके ऊपर नहीं किया। लेकिन हम लोग वो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन काम करने की और ज्यादा आवश्यकता है। एडवांसमेंट इज रिक्वायर्ड। किस हद तक? जिस हद तक की उदित जी बता रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे आप बता रहे हैं कि फॉरेस्ट फायर्स के ऊपर में जिन लोगों के ऊपर में कार्यवाही होगी, ये सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। और ऐसा नहीं है कि गाँव के समय में ये नहीं होता था। शायद इस बात को जो हमारे वो बता पाएंगे कि गांव में जब कोई सिगरेट पी के बीड़ी फूक के ऐसे फेंक देता था ना, तो उसको बहुत उसकी हालत खराब होती थी वापस गांव में आने के लिए। कोई उसमें सख्त कानून होगा तो जाहिर सी बात है ऐसे कानून का खौफ होता है। खौफ होता है, बिल्कुल होता है। और अब आपको मैं बताऊं, एक जो हल्की हल्की सी चीज जो नोटिंग होनी शुरू हुई है, जब सड़क में गाड़ियां जाती थी, ये मैंने नोट किया है पोखरा से आते हुए। एक व्यक्ति ने गाड़ी रोकी और जो बकरी चराने वाले एक व्यक्ति जो कि अपनी बीड़ी पी रहा था, और बीड़ी और वो जो हुक्का होता है छोटा सा हुक्का, उसको जलाने का अपना प्रशासन अपने साथ में लेके चल रहा था, उसको रोक के बोला कि भाई ये जो है, ये जो तूने जलाई, इसको बुझा के जाना, ये पहले नहीं हो रहा। तो क्या है, हल्के हल्के ना एक तरह का जब के अंदर चलिए इसका जवाब पीसी थपलियाल जी से ले लेते हैं। पीसी थपलियाल जी चूंकि क्षेत्रीय यूकेडी से हैं, तो जाहिर सी बात है वो स्थितियां, भौगोलिक स्थितियां भी अच्छे से समझते हैं, वहाँ की कार्यशैली भी क्या, किस तरीके से आग लग रही है, कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं, इसके लिए बखूबी समझते होंगे। पीसी थपलियाल जी, जैसे कि अनुपम जी कह रहे हैं कि अब इसमें कमी आई है, लोगों के जहन में वो डर है कि लोग अगर जंगल के बगल से निकलते हैं तो सोचते हैं कि मुझे यहाँ पर सिगरेट या बीड़ी फेंकनी है या नहीं फेंकनी है। तो क्या कार्रवाई अब तक हुई है? देखो, सिगरेट और बीड़ी से मिनिमम फायर होती है। जो इंटेंशनली जो न्यूसेंस वैल्यू वाले लोग होते हैं वो माचिस जला के करते हैं जब कभी भी, क्योंकि हमारे चारागाह जो होते हैं इसमें जब घास सूखी होती है तो हम उसको जलाते हैं। और वो जलाने में क्योंकि फिर अच्छी घास निकलती है, बहुत बड़ा ये छोटी मोटी चीज नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम कि ये इधर से उधर से, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है कि फॉरेस्ट के अधिकारी
अपना पैसा बचाने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं वृक्षारोपण की, और उससे बचने के लिए वो जंगलों में आग लगवाते हैं। ये भी देखा है, भ्रष्टाचार भी इसके पीछे है। लेकिन आप एक चीज बोल दूं कि अगर आप आग लगाने वालों को फांसी की सजा भी बना दो कानून, तो भी आग लगेगी। आग लगना बंद नहीं होगा कि कानूनों से, अब मैं बोला नहीं, हल नहीं निकलता। सख्त कानून बेवकूफों की देन है, हिटलरों की देन है। जो नीति निर्धारक होते हैं वो ऐसे चीजें करते हैं जिससे आग लगने की चांसेस खत्म हो जाती है। अगर हम एजुकेशन में, नीति को प्रिवेंशन शिक्षा में, अगर हम शिक्षा में, एजुकेशन में ऐसा सिस्टम लाए, हम क्या पढ़ा रहे हैं? राम जी को पढ़ा रहे हैं, हनुमान जी को पढ़ा रहे हैं, हम पर्यावरण के बारे में नहीं इंटरेस्टेड है। हम बच्चों को ये नहीं बता रहे कि कितनी इंपॉर्टेंस है, अगर आग लगती है तो कितना, मतलब वहां से शुरुआत होनी चाहिए कि जिस तरह से यहाँ के एजुकेटेड लोग हैं पश्चिमी देशों के, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी शिक्षा नीति, चलिए फिलहाल पीसी थपलियाल जी, नीति भी जरूरी है, एक ठोस नीति और रणनीति, और इसके साथ साथ मुझे लगता है कानून भी सख्त होना बेहद जरूरी होता है। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ठोस नीति के साथ साथ अगर सख्त कानून होता है तो जरूर ऐसी जिस तरीके की स्थितियां उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, या पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल जो है आग की जद में आते जा रहे हैं, और ये आंकड़ा अभी अप्रैल का ऐसा निकलकर सामने आ रहा है, तो सोचिए जरा मई और जून में क्या कुछ हालात नजर आएंगे। इसको लेकर सरकार की संजीदगी भी देखना एक बड़ी बात होगी कि आखिर सरकार कितनी गंभीर है इस मुद्दे को लेकर। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।